चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गंगोत्री जीएस एकेडमी में। मैं गौतम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग लगातार MCQ कर रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं BPSC के लिए या और भी JTET के लिए या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये आपके लिए लाभदायक होगा। जो भी वनडे एग्ज़ाम होता है उसमें उसके लिए यह आपके लिए लाभदायक होगा। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, पिछला जो मैंने सेशन किया था उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। टेक्निकल इशू आ जाने के कारण उसमें कुछ सवाल हम लोग कर चुके थे और कुछ सवाल जो कर चुके थे, बाकी जो सवाल था वो बचा हुआ था, तो उस सेशन को हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो आज हम लोग उस सेशन को कंप्लीट करते हैं और जल्दी जल्दी से जो हम लोग पहले क्वेश्चन कर लिए हैं उसको जल्दी जल्दी कर लेंगे और बाकी जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग डिटेल में पूरा करेंगे। देखिए, तो आज का पहला सवाल ये आप पिछले क्लास में भी कर चुके हैं, पिछला जो सेशन था उसमें आप लोग इसको कर चुके हैं। द रस्ट वॉल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। तो आपको बताना है कि अमेरिका का रस्ट वॉल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है। देखिए, रस्ट वॉल बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। रस्ट वॉल, तो याद रखिएगा, बॉल का मतलब कटोरा होता है, इसके अलावा रस्ट का मतलब जंग होता है। तो वैसे क्षेत्र में लगेगा जहाँ पे लौह इस्पात उद्योग विकसित हुआ होगा। तो इसका सही आंसर होगा पिट्सबर्ग, ठीक है। इसका सही आंसर होगा पिट्सबर्ग, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय या जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी उसके पश्चात यदि USA की बात करें तो USA का जो पिट्सबर्ग रीजन था वो औद्योगिक विकास के लिए जाना जाता था, ठीक है। ये औद्योगिक क्षेत्र था और वहाँ के पावर हाउस के रूप में यह जाना जाता था, ठीक है। औद्योगिक पावर हाउस के रूप में यह जाना जाता था और पहले वहाँ पे बहुत सारी औद्योगिक गतिविधि हो रही थी, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के कारण वहाँ पर जो है धीरे धीरे यह उद्योग जो है विस्थापित होता चला गया, जिसके कारण यह जो है धीरे धीरे जंग के कटोरों के रूप में बंद होने के कारण, क्योंकि लोहा इस्पात इंडस्ट्री है, यदि वह बंद हो जाता है तो उसमें जंग लगता है। लोहे में आप लोग सभी जानते हैं कि जंग लगता है, तो इसके कारण पिट्सबर्ग रीजन जो है उसको रस्ट वॉल ऑफ USA कहा जाता है। तो याद रखिएगा, यदि रस्ट वॉल से सवाल आ जाए तो ये आपका पिट्सबर्ग होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला सवाल। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेट इंडिया हैज द हाईएस्ट एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। आपको बताना है कि भारत में जो है कॉटन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। कॉटन का, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, ठीक है। चलिए, इसका सही आंसर क्या हो सकता है, आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसका सही आंसर आंध्र प्रदेश है। इसके अलावा आइए कपास के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए, कपास से क्या क्या सवाल आता है। कपास, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि कपास किस प्रकार का पौधा है। तो याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसके अलावा कभी कभी सवाल पूछा जाएगा कि ये फसल कैसा है। तो याद रखिएगा, यह एक व्यापारिक फसल है। व्यापारिक फसल, कैश क्रॉप आप लोग पढ़े होंगे, यदि क्रॉप पढ़े होंगे तो कई वर्गीकरण किया जाता है, जैसे फूड क्रॉप्स बोला जाता है, इसके अलावा कैश क्रॉप्स बोला जाता है। मुख्य रूप से 2 वर्गों में इसको वर्गीकृत किया जाता है। तो कैश क्रॉप याद रखिएगा, नगदी फसल या व्यापारिक फसल, कॉमर्शियल भी बोल सकते हैं। इसके अलावा आपका फूड ग्रेन भी बोलते हैं, खाद्यान्न भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसका वर्गीकरण है। तो बात करें कपास के बारे में तो उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसके अलावा इसके बारे में याद रखना है कि ये व्यापारिक फसल है। इसके अलावा आगे क्या है, तो कपास के उत्पादन देश से सवाल पूछा जाता है। याद रखिएगा कि प्रथम उत्पादक यदि विश्व में बात करें तो प्रथम उत्पादक चीन है। प्रथम उत्पादक चाइना है, चीन है कपास का प्रथम उत्पादक, ठीक है। दूसरा यदि हम लोग बात करें तो दूसरा उत्पादक आपका भारत है।
भारत जो है विश्व में दूसरा उत्पादक है, ठीक है, सेकेंड उत्पादक भारत है, ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावे यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि भारत का कौन सा राज्य है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा कपास का उत्पादक राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन गुजरात में किया जाता है, ठीक है, गुजरात सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आइए राज्य की बात करें तो प्रथम सबसे बड़ा उत्पादक ये है आपका गुजरात, ठीक है, गुजरात कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। उसके बाद महाराष्ट्र का नाम आता है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद तेलंगाना आता है, तेलंगाना, उसके बाद कर्नाटक आता है, और उसके बाद है आपका आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा, एक नंबर पे गुजरात, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, फिर कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे ऑप्शन में ही देखिए आंध्र प्रदेश, यहाँ पे ऑप्शन में आंध्र प्रदेश दिया हुआ है, तो सही आंसर इसका आंध्र प्रदेश होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला सवाल। तीसरा नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप लोग को बताना है कि कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा ब्राजील में एक शहर है साओ पोलो, ठीक है, और साओ पोलो में ही सैंटोस बंदरगाह है, तो सही आंसर क्या होगा सैंटोस। कई बार सवाल पूछा गया है कि कहवा बंदरगाह किसे कहा जाता है, और ब्राजील जो है कहवा का एक प्रमुख उत्पादक माना जाता है, कहवा का एक प्रमुख उत्पादक ब्राजील है, दक्षिण अमेरिका का एक महत्वपूर्ण देश। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा सैंटोस, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। कहवे की राजधानी यदि पूछेगा तो साओ पोलो आ जाएगा, ठीक है, कहवे की राजधानी यदि कभी पूछ दे तो साओ पोलो याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर द फॉरेस्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है, ठीक है। आपके पास विकल्प है हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि कौन सा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा सर्वाधिक वन के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इसका सही आंसर अरुणाचल प्रदेश है। यदि आप फॉरेस्ट सर्वे देखिएगा, ठीक है, आईएफएसआर प्रत्येक 2 वर्ष पर निकाला जाता है, फॉरेस्ट सर्वे प्रत्येक 2 वर्ष पर यह निकाला जाता है। तो इसके अनुसार आप याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा वन जो है वो मध्य प्रदेश में है, सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में है, जबकि दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश आता है, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश का तो जिक्र ही नहीं किया गया, ऑप्शन में आपका मध्य प्रदेश है नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ आता है, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। तो इस प्रकार से ये क्रम है, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश दिया गया है। इसके अलावा यदि प्रतिशत पूछ दिया जाए, वन का प्रतिशत, तो प्रतिशत याद रखिएगा मिजोरम आ जाएगा। सबसे ज्यादा वन का प्रतिशत कौन सा राज्य में है तो वो मिजोरम आएगा। लेकिन एरिया की जहां तक बात करें तो मध्य प्रदेश है। ऐसे भी आप टिक भी लगा सकते हैं, यदि आप मानचित्र देखे होंगे तो मध्य प्रदेश का एरिया जो है बहुत बड़ा है, और बाघों का राज्य, बाघ का राज्य भी कहा जाता है, बाघ सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा बाघ के लिए फेमस है मध्य प्रदेश। आगे बढ़े हम लोग। देखिए कोकोस प्लेट के बारे में पूछा जा रहा है कि कोकोस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है, ठीक है, कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है। कोकोस प्लेट इज फाउंड बिटवीन, आपके पास ऑप्शन है सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट, साउथ अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट, रेड सी एंड पर्शियन गल्फ एंड एशियन प्लेट एंड पैसिफिक प्लेट। तो याद रखिए इसको, ऐसा यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए और इस क्वेश्चन को यदि आपको सही करना है तो आपको इसके लिए मानचित्र देखना पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए आपको मानचित्र पे ध्यान देना पड़ेगा। हम आपको मानचित्र दिखाते हैं क्योंकि भूगोल का ये सब टूल्स है, ठीक है, मैप डायग्राम जो है वो भूगोल का टूल्स कहलाता है। तो बिना टूल्स का तो कोई भी ताला खुल नहीं सकता है, आपके पास जब तक चाबी नहीं होगा ताला खुलेगा नहीं।
तो याद रखिएगा मानचित्र आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप मानचित्र को कम से कम इतना आपको याद रहना चाहिए कि कौन सा चीज़ें कहाँ है, मोटा मोटी। सबसे पहले लोग करते क्या हैं, स्टूडेंट को लगता है कि एक ही दिन में हो जाएगा, एक ही दिन में कभी नहीं होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले आप बड़े बड़े चीज़ों को ध्यान में रखिए, उसके बाद आप उसके अंदर प्रवेश करिए, ठीक है। तो सबसे पहले बड़ा बड़ा बहुत सारा देखिए, मेजर प्लेट और माइनर प्लेट आप लोग को जानना है। तो 7 मेजर प्लेट है, 20 माइनर प्लेट होता है, ठीक है। 7 मेजर प्लेट और 20 माइनर प्लेट। सबसे पहले मेजर प्लेट की बात करें तो जितना कॉन्टिनेंट है सब प्लेट है। अब प्लेट क्या होता है, तो क्रस्ट का ऊपरी भाग तकनीकी रूप से प्लेट कहलाता है, ठीक है। और प्लेट जो है ये गतिशील है। अब कभी कभी सवाल पूछ दिया जाता है कि प्लेटों में गतिशीलता किसके कारण है, तो याद रखिएगा कन्वेक्शनल करेंट के कारण है। कन्वेक्शनल करेंट की उत्पत्ति क्यों होती है, तो याद रखिएगा ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। रेडियो सक्रिय पदार्थों के टूटने के कारण धरातल के आंतरिक भाग में ऊष्मा की उत्पत्ति होती है और उस ऊष्मा के उत्पत्ति के कारण वहाँ पे जो है कन्वेक्शनल करेंट की उत्पत्ति होती है। और कन्वेक्शनल करेंट लगातार जो है मैग्मा को प्रवाहित करता है और जिसके कारण जो है प्लेटों में गतिशीलता है। तो ये याद रखिएगा। देखिए कोकोस प्लेट है, ये है आपका कोकोस प्लेट, यही आपसे पूछा गया था। बाकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, कैरिबियन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अरेबियन प्लेट, इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ठीक है। ये सभी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन याद रखिएगा आपसे कोकोस प्लेट पूछा गया था, तो ये देखिए सेंट्रल अमेरिका, ये वाला पोर्शन जो है सेंट्रल अमेरिका है। और इधर देखिए कैरिबियन सी है, कैरिबियन प्लेट, तो कैरिबियन सागर और मध्य अमेरिका के मध्य स्थित है। इसको हम लोग आगे देखें। देखिए ऑप्शन में जो आपका था उसको देख लेते हैं, आइए। देखिए ऑप्शन में आपका सबसे फर्स्ट जो है वो हो जाएगा, ऑप्शन में पहला है सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट, मध्य अमेरिकी प्लेट तथा प्रशांत प्लेट। याद रखिएगा प्रशांत प्लेट महासागरीय प्लेट है और जब आपस में दो प्लेट टकराता है तो महासागरीय प्लेट भारी होता है, जिसके कारण उसका क्षेपण महाद्वीपीय प्लेट के अंदर होता है, ठीक है। महाद्वीपीय प्लेट के अंदर उसका क्षेपण हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़े। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों के द्वारा निर्मित है, तो ये याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी है। जल के द्वारा लाई गई मिट्टी, नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए पदार्थों के जमने के कारण या निक्षेप के कारण जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार का है, बांगर और खादर, याद रखिएगा। इसके अलावा लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। काली मिट्टी के बारे में याद रखिएगा, इसको रेगुर सॉइल बोलते हैं, रेगुर मिट्टी कहा जाता है, या इसी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं, इसी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इसी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी। तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा लेटेराइट मिट्टी की बात करें तो लेटेराइट मिट्टी वर्षा वाले क्षेत्र में जहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है, अत्यधिक वर्षा होती है वहाँ पे लेटेराइट मिट्टी मिलेगा। क्यों वहाँ पे लेटेराइट मिट्टी मिलेगा, तो याद रखिएगा लेटेराइट मिट्टी मिलने का कारण क्या है, तो लेटेराइट मिट्टी मिलने का कारण यहाँ पे है कि जो भी घुलनशील पदार्थ होते हैं मिट्टी में वो घुल जाते हैं और वो धरातल के आंतरिक भाग में चले जाते हैं, जबकि बाहरी भाग में उसके जो ऊपरी भाग है वहाँ पर लोहा एवं एल्युमिनियम तथा सिलिका का अवशेष बच जाता है। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ें। इसके अलावा एक चीज़ और सवाल आपसे पूछा जाता है। देखिए भारत में यदि बात करें तो भारतीय किसान NPK यूज करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, ठीक है। नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस ये उर्वरक है। और याद रखिएगा कि जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, बाकी जो है फास्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है। तो ये भी सवाल पूछ दिया जाता है कि जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है, तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, बाकी फास्फोरस है, पोटेशियम है, इसके अलावा जो ये है कार्बनिक पदार्थ है ये सभी पाया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस का अभाव होता है। तो कभी कभी ये भी सवाल पूछ दिया जाता है, मिट्टी से यदि सवाल पूछा जाएगा तब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। इसके अलावे अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वेयर आर द मोस्ट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्री फाउंड इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको बताना है कि
वेयर आर मोस्ट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है। वेयर आर द मोस्ट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्रीज फाउंड इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? आपके पास विकल्प है चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई और सलेम। तो बताइए सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र की मिलें कहाँ पे पाई जाती है? देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। सही आंसर होगा कोयम्बटूर। और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, याद रखिएगा। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन सा है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? तो कपास के उत्पादन में है ना, कपास का प्रथम उत्पादक गुजरात है, ठीक है। कपास सबसे ज्यादा गुजरात में उगाया जाता है, उत्पादन होता है, ठीक है। जबकि याद रखिएगा सूती वस्त्र यदि पूछेगा, कॉटन टेक्सटाइल है ना, सूती वस्त्र यदि पूछेगा तो इसका प्रथम उत्पादक तमिलनाडु हो जाएगा। प्रथम उत्पादक क्या है? तो तमिलनाडु है। तो कॉटन और कॉटन टेक्सटाइल ये दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। कॉटन और कॉटन टेक्सटाइल में अंतर होता है, ये आपको याद रखना है। तमिलनाडु की जहां तक बात करें तो कच्चे कपास में केवल योगदान तमिलनाडु का 2% का है, ठीक है। तमिलनाडु का कच्चे कपास के उत्पादन में 2% ही मात्र योगदान है, लेकिन सूती वस्त्र के उत्पादन में सबसे ज्यादा योगदान इसी का है, ठीक है। इसके अलावे सबसे ज्यादा तमिलनाडु में सूती वस्त्र की मिलें हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में ही कोयम्बटूर है। तो याद रखिएगा यहाँ पे सही आंसर होगा कोयम्बटूर। और कोयम्बटूर जो है तमिलनाडु का एक प्रमुख या दक्षिण भारत का एक प्रमुख औद्योगिक नगर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये सवाल हो गया। अगला हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन इंडियाज टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? देखिए, आप टीजीटी भी यदि दिए होंगे या सहायक आचार्य टीजीटी का सिलेबस तो अभी फिलहाल एक ही है, ठीक है। तो सहायक आचार्य यदि दिए होंगे उसके सिलेबस को यदि आप लोग देखे होंगे, ठीक है, जो जिनका भूगोल सब्जेक्ट होगा। बाकी जिनका भूगोल सब्जेक्ट नहीं होगा उनको वो भी नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी के सोर्स में ये पढ़े होंगे। तो उसमें देखेगा अलग से जल विद्युत टॉपिक दिया हुआ था, ठीक है। भारत में हाइड्रल इलेक्ट्रिसिटी, जल विद्युत, भारत में जल विद्युत एक अलग से टॉपिक आपको पढ़ने के लिए दिया गया था। तो याद रखिएगा अभी जो है परंपरागत से ज़्यादा गैर परंपरागत स्रोतों से संबंधित जो है वो सवाल पूछा जा रहा है। तो ये देखिए ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, ठीक है, जल विद्युत। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो याद रखिएगा ये 22% है, ठीक है। कितना प्रतिशत? तो 22% है। चलिए, इसके अलावे याद रखिएगा और क्या सवाल पूछा जा सकता है। देखिए, ये जो जल विद्युत है इसको श्वेत कोयला कहा जाता है, श्वेत कोयला। तो यदि आपसे पूछ दिया जाए श्वेत कोयला किसे कहते हैं, तो जल विद्युत को श्वेत कोयला कहा जाता है। इसके अलावे याद रखिएगा कि विद्युत उत्पादन में, विद्युत उत्पादन तथा उपभोक्ता की यदि बात करें, उत्पादन और उपभोक्ता की बात करें तो भारत विश्व में तीसरा स्थान, भारत विश्व में तीसरा स्थान रखता है, तीसरा स्थान रखता है। अब यहां पे ध्यान देना है, नहीं तो कंफ्यूज करके बोलिएगा सर ही गलत बता दिए थे। हम आपको अभी कुल विद्युत उत्पादन की बात कर रहे हैं, ठीक है, और उपभोक्ता की बात करें तो कुल विद्युत उत्पादन और उपभोक्ता की यदि बात करें तो विश्व में भारत का स्थान तीसरा है, ठीक है। भारत तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है विद्युत का और तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी इसको माना जाता है। लेकिन जल विद्युत की बात यदि करें, ठीक है, जल विद्युत की बात करें, अब आगे जल विद्युत की बात करें तो जल विद्युत के उत्पादन में
विश्व में भारत का 7वां स्थान है, 7वां स्थान। यहां पे ध्यान दीजिएगा, भारत क्षेत्रफल के दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है और 7वां सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादक भी माना जाता है। तो जल विद्युत उत्पादन के दृष्टिकोण से 7वां स्थान भारत रखता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावे यहाँ पे याद रखिएगा कुल उत्पादन में इसका जो योगदान है, ठीक है, जल विद्युत उत्पादन का 22% है, ये याद रखिएगा। इसके अलावे ताप विद्युत भी पूछा जाएगा, ताप विद्युत तो लगभग 65%। यदि ताप विद्युत पूछ लिया जाए तो ताप विद्युत का योगदान जो है 68%, ठीक है, और 64.8 है ना, 64.8 है, लगभग आप 65% बोल सकते हैं। ठीक है, तो ताप विद्युत ऊर्जा का योगदान 64.8%। इसके अलावा जल विद्युत जो है ये गैर परंपरागत स्रोत है, गैर परंपरागत स्रोत। तो 4-5 सवाल यहाँ से देख लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़े, 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है? तो रबड़ के से सवाल पूछा गया है और कैश क्रॉप्स से भी सवाल पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। रबड़ के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? आपके पास विकल्प है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा केरल। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? केरल। और ये उष्णकटिबंधीय पौधा है, याद रखिएगा। जो रबड़ है ये उष्णकटिबंधीय पौधा है, उष्णकटिबंधीय पौधा है। ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसके अलावे लैटेक्स से रबड़ की प्राप्ति होती है, लैटेक्स से रबड़ प्राप्त होता है, रबड़ प्राप्त होता है। ठीक है, जो प्राकृतिक रबड़ है, हम नेचुरल रबड़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल रबड़ भी होता है। तो याद रखिएगा नेचुरल जो रबड़ है उसकी प्राप्ति पेड़ से होता है। ठीक है, लैटेक्स से प्राप्त होता है। इसके अलावे सबसे पहले याद रखिएगा केरल में रबड़ का बागान लगाया गया था। केरल में सर्वप्रथम रबड़ का बागान लगाया गया था, रबड़ का बागान याद रखिएगा। कहाँ लगाया गया था? तो केरल में सबसे पहले लगाया गया था। कब लगाया गया था? तो 1895 ईस्वी में केरल में सबसे पहले रबड़ का बागान लगाया गया था। लेकिन व्यापारिक दृष्टि से यदि बात करें, ठीक है, तो व्यापारिक दृष्टिकोण से रबड़ की खेती 1902 ईस्वी में शुरू हुई। ठीक है, 1902 ईस्वी में व्यापारिक रूप से खेती की गई, ठीक है, ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which census year known as demographic divide in the population study of India? Which census year is known as demographic divide in the population study of India? भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनसंख्या वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? चलिए बताइए, डेमोग्राफिक डिवाइड किसे कहा जाता है, किस वर्ष को कहा जाता है? डेमोग्राफिक डिवाइड कहा जाता है। चलिए आपके पास विकल्प है 1911, 1921, 1911, 1921 1931 और 1941। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जनसंख्या डिवाइड या डेमोग्राफिक डिवाइड किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 1921। ठीक है, 1911 से 21 को माना जाता है, तो ये सही आंसर होगा बी, 1921 को माना जाता है। ठीक है, क्यों ऐसा माना जाता है? तो याद रखिएगा 1901 ईस्वी से आपको डेटा मिलना शुरू हो जाएगा। 1901 से 2011 सेंसस, आप सभी जानते हैं 10 साल पर जनगणना किया जाता है,
10 साल पर जनगणना किया जाता है। लास्ट जो जनगणना हम लोग के यहाँ हुआ 2011 में, ठीक है। 2011 के बाद 1 में हुआ, फिर 10 साल के बाद 11 में हुआ, उसके बाद 21 में होना था, लेकिन 21 में कोरोना के चलते नहीं हो पाया, ठीक है। कोरोना के चलते नहीं हो पाया और धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया, अभी तक नहीं हुआ है। तो अभी हम लोग 2011 की जनगणना को ही आधार मानते हैं, क्योंकि इसके अलावे सत्यापित रूप से जो जनगणना होता है वो तो हुआ नहीं। तो अब ये जो आप देखिएगा, ये जो डेटा पूरा है 1901 से 2011 तक में, तो 1911 से 21 का जो पीरियड है, 1911 से जो 21 का पीरियड है, इसमें माइनस वृद्धि दर्ज की गई है, जनसंख्या में माइनस वृद्धि दर्ज की गई है। इसी के कारण इसको डेमोग्राफिक डिवाइड कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो जनसंख्या में परिवर्तन हुआ, मानव जब से पृथ्वी पर आया है धीरे धीरे वो विकास किया और लगातार यहाँ पे जनसंख्या में परिवर्तन आया है। देखिए, परिवर्तन एक अलग बात है, वृद्धि एक अलग बात है। वृद्धि हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन परिवर्तन जो है माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, ठीक है। माइनस भी होगा और प्लस भी होगा, ठीक है। आप यदि कोई काम करते हैं तो उसमें आपको सफलता भी मिलेगी और असफलता भी मिलेगी, लेकिन आप कुछ काम कर रहे हैं तो आप यदि परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको बढ़िया भी मिलेगा और खराब भी मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि 1911 और 1921 का जो पीरियड है, ये जो दशक है, इसी में सिर्फ माइनस में वृद्धि दर्ज किया गया है, माइनस में हुआ है वृद्धि। बाकी सभी में जो है देखिएगा कि प्लस में हुआ है, उसका वृद्धि दर यदि आप देखिएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको डेमोग्राफिक डिवाइड के रूप में जाना जाता है। अब इसका कारण क्या है, तो याद रखिएगा, जनसंख्या माइनस में कब जाएगा, जब मृत्यु दर ज़्यादा हो जाए, ठीक है। जन्म दर तो जो है सो रहेगा, मृत्यु दर जो है वो ज़्यादा हो जाए तो कम लोग पैदा होंगे, कुछ लोग, और ज़्यादा लोग मरेंगे, तो इसके कारण जनसंख्या क्या होगा, कम हो जाएगा। और जनसंख्या कम होने का कारण क्या है, डेथ रेट ज़्यादा होगा तभी होगा। लेकिन पहले आप लोग याद रखिए कि पहले स्वास्थ्य सुविधा जो है कम था। गांव का गांव, कभी हैजा आया तो पूरा गांव का गांव समाप्त हो गया, ठीक है। सूखा आया तो गांव का गांव पूरा समाप्त हो गया। आप पहले दादा दादी लोग से कहानी सुनते होंगे कि बिहार में भी अकाल आया था, बंगाल में भी अकाल आया था, ठीक है। हम लोग किसी प्रकार से सरवाइव किए थे, किन्हीं लोग को तो गांव भी छोड़ना पड़ गया था। लेकिन बाद में अभी ऐसा सिचुएशन नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि पहले देखिए खाद्यान्न का हम लोग के पास स्टॉक भी नहीं था, ठीक है। अभी तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, FCI का नाम आप लोग सुने होंगे, कि पूरा देश भी बैठा रहेगा, कोई वैसा अकाल की स्थिति में आ जाएगा तो 6 वर्ष इतना ज़्यादा सरकार के पास अनाज है कि 6 महीने तक पूरे देश को खिला सकता है, ठीक है। तो भूखे कोई नहीं मर सकता है। लेकिन पहले वाला स्थिति बहुत भयानक थी, सरकार के पास भी संसाधन नहीं था, सरकार के पास भी, क्योंकि उतना अन्न का उत्पादन ही नहीं होता था। बाद में हरित क्रांति हुई, हरित क्रांति के बाद अप्रत्याशित वृद्धि दर से खाद्यान्नों में वृद्धि हुई है, ठीक है। अप्रत्याशित रूप से खाद्यान्नों में वृद्धि हुई, जिसके कारण जो है खाद्य सुरक्षा कानून भी लाया गया और आप सभी देखते हैं PDS सिस्टम लागू किया गया पूरे देश में, और अभी फ्री में, मुफ्त में भी अनाज दिया जा रहा है। सभी लोग जानते होंगे, जिनके पास राशन कार्ड होगा उनको फ्री में अनाज दिया जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अकाल मृत्यु ज़्यादा होने के कारण, ठीक है, महामारी का प्रकोप था, इसके कारण जो है ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण इसको डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन, विच सेंसस ईयर नून, अच्छा ये तो हो गया, हाँ सेम क्वेश्चन आ गया था। चलिए 12 नंबर, नेशनल वाटरवे कनेक्ट्स बिटवीन, राष्ट्रीय जलमार्ग 1, ठीक है, NW1 किसको किसको कनेक्ट करता है ये बताइएगा। आपके पास विकल्प है कोट्टमपुरम तो कोल्लम, शदिया टू धुबरी, हल्दिया फ्रॉम इलाहाबाद, हल्दिया को इलाहाबाद से, और हल्दिया टू कोलकाता, हल्दिया को कोलकाता से। तो बताइए राष्ट्रीय जल मार्ग 1,
ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किसको किसको जोड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग किसको किसको जोड़ता है? चलिए, तो इसका सही आंसर होगा हल्दिया को इलाहाबाद से। सी नंबर, जो सी ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, ये जो 12 नंबर क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा हल्दिया फ्रॉम इलाहाबाद। हल्दिया से इलाहाबाद को जोड़ता है। याद रखिएगा 1986 में NW1 है ना, NW1 नेशनल वाटरवे 1, इसको 1986 में राष्ट्रीय जलमार्ग बनाया गया। ठीक है, घोषित किया गया। ठीक है, 1986 ईस्वी में, 24 अक्टूबर 1986 ईस्वी में इसको राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में घोषित किया गया और इलाहाबाद से हल्दिया के बीच। ठीक है, तो ये इलाहाबाद को हल्दिया या हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। कभी कभी यदि लंबाई पूछ दिया जाए तो 1620 किलोमीटर, इसकी लंबाई जो है वो 1620 किलोमीटर है और सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग यही है, NW1। ठीक है, और असम से सदिया है यहाँ पे। हाँ, सदिया से धुबरी, सदिया से धुबरी, देखिए असम से धुबरी बोलते हैं, ये NW2 होगा। NW2 सदिया से धुबरी, सदिया से धुबरी, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे सही आंसर सी है। अब इसमें जो है NW1 की बात करें, है ना, इसमें 24 घंटा नौका, ये 24 घंटा नौका गम है। नौका की सुविधा आपको 24 घंटा मिलती है, याद रखिएगा। ठीक है, 24 घंटा नौका गम की सुविधा यहाँ पे प्राप्त है। चलिए आगे बढ़ें, अगला सवाल 13 नंबर क्वेश्चन, खेतरी बेल्ट ऑफ राजस्थान स्टेट इज फेमस फॉर व्हाट? राजस्थान का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके पास विकल्प है कॉपर माइनिंग, गोल्ड माइनिंग, माइका माइनिंग और आयरन माइनिंग, तांबा खनन, सोना खनन, अबरक खनन और लौह अयस्क खनन। तो बताइए खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के खनन के लिए, याद रखिएगा खेतड़ी जो है वो तांबा के खनन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, खेतड़ी तांबा के खनन के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में यदि बात करें तो घाटशिला, झारखंड में घाटशिला जो है तांबे के खनन के लिए जाना जाता है, कई बार सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, और भंडार और उत्पादन की दृष्टिकोण से यदि बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उसके बाद झारखंड। ठीक है, ये प्रमुख उत्पादक, तांबा का प्रमुख उत्पादक और भंडार की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश, ठीक है, राजस्थान और झारखंड का नाम अग्रणी है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, 14 नंबर क्वेश्चन, कैमूर प्लेट्यू इज फेमस फॉर विच मिनरल्स? कैमूर पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। आपके पास विकल्प है तांबा, चूना, लिथियम, बॉक्साइट, कॉपर, लाइमस्टोन, लिथियम और बॉक्साइट। तो बताइए कि कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है?
देखिए कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए फेमस है, ठीक है। कैमूर का पठार को ही कैमूर का पठार या इसी को रोहतास का पठार कहा जाता है, रोहतास का पठार, ठीक है। तो कैमूर का पठार या रोहतास का पठार किसके लिए फेमस है? तो याद रखिएगा ये चूना पत्थर के लिए फेमस है और विंध्य श्रेणी का पूर्वी भाग है। कैमूर का पठार विंध्य श्रेणी का पूर्वी भाग है, विंध्य श्रेणी का पूर्वी भाग। चलिए आगे बढ़े। 15 नंबर क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ ICFRE लोकेटेड? चलिए बताइए ICFRE का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट एंड रिसर्च एजुकेशन। ICFRE का मुख्यालय कहाँ है? चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है देहरादून, ठीक है। ICFRE का मुख्यालय देहरादून में है। चलिए आगे बढ़ें। सर्वे ऑफ इंडिया का भी मुख्यालय यहीं पे है, ठीक है। सर्वे ऑफ इंडिया का भी मुख्यालय देहरादून में ही है। चलिए आगे बढ़ें। अगला सवाल 16 नंबर क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड रूपश्री योजना फॉर द मैरिज ऑफ पुअर गर्ल्स? Which state government has launched रूपश्री योजना for the marriage of poor girls? गरीब लड़कियों के विवाह के लिए किस राज्य सरकार ने रूपश्री योजना शुरू की है? रूपश्री योजना, चलिए बताइए रूपश्री योजना किसके द्वारा? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा गरीब लड़कियों के विवाह के लिए रूपश्री योजना चलाया गया है। इसमें एक मुश्त 25,000 रुपया दिया जाता है, एक मुश्त 25,000 रुपया दिया जाता है, ठीक है, शादी के लिए। तो याद रखिएगा रूपश्री योजना जो है ये पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा शुरू किया गया। चलिए आगे बढ़े। व्हाट इज द थीम ऑफ 2024 इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट? आपको बताना है 2024 के अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या है, ठीक है। 2024 के अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या है? आपके पास विकल्प है फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, वन और नवाचार बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान, फॉरेस्ट एंड एनर्जी, वन और ऊर्जा, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल सिटीज, वन और धारणीय विकास, इसके अलावा फॉरेस्ट एंड लाइफ, वन जीवन। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ए, फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, ठीक है। तो इसका सही 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये हो ए है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय फॉरेस्ट दिवस, ये भी आपको याद रखना है कि कब मनाया जाता है,
तो 21 मार्च को ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। और इसका जो थीम था फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। Which district has become the first district in India to have 100% solar powered health centers? 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बना है? आपके पास विकल्प है कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और सूरत। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा सूरत। इसका सही आंसर सूरत है। इसके अलावा 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला यदि राज्य भी पूछा जाए तो राज्य गुजरात है। ठीक है, तो इसका सही आंसर सूरत है। 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बना है? तो वो है सूरत। चलिए आगे बढ़ें। अगला सवाल 19 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज कैरीड आउट इन कुलगार्डी? कालगुर्डी और कुलगार्डी। हाँ, निम्नलिखित में से कुलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? देखिए कुलगार्डी, बार बार कालगार्डी हम आपको बता रहे थे। कालगार्डी यह है आपका कुलगार्डी। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में ठीक है, तो कुलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? आपके पास विकल्प है कोल माइनिंग, कोयला खनन, कॉपर माइनिंग, तांबा खनन, गोल्ड माइनिंग, सोना खनन और फॉरेस्ट्री वानिकी। तो इसका सही आंसर होगा गोल्ड माइनिंग। ठीक है, ये जो कुलगार्डी है ये सोना के खनन के लिए जाना जाता है और ऑस्ट्रेलिया में इस क्षेत्र में उद्योगों का जो शुरुआत हुआ था वो इसी खनन के लिए, सोने के खनन के लिए ही यहाँ से औद्योगिक विकास यहाँ हुआ सोने की खनन से। और ये जो महत्वपूर्ण जो है औद्योगिक प्रदेश के रूप में ऑस्ट्रेलिया का जाना जाता है, ये सोने के खनन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला सवाल 20 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड इन साउथ अमेरिका? व्हाट इज द नेम ऑफ द मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड इन साउथ अमेरिका? दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? चलिए आपके पास विकल्प है पेरी, पंपास, वेल्ड और स्टेपीज। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा चलिए बताइए। इसका सही आंसर है पंपास। ठीक है, इसका सही आंसर है पंपास। बाकी प्रेरी आप लोग जानते हैं, प्रेरी घास का मैदान यूएसए में पड़ता है। बेल्ट आप लोग जानते हैं अफ्रीका में है, हाई बेल्ट्स। ठीक है, इसके अलावा स्टेपीज यूरोप में है। तो ये याद रखिएगा, पंपास इसका सही आंसर होगा। और आपका ये याद रखिएगा, न्यूजीलैंड में घास के मैदान को पुछताज के नाम से जानते हैं। ठीक है, पुछताज के नाम से जाना जाता है। तो प्रेरी को याद रखना है, पंपास इसका सही आंसर है। मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। बाकी प्रेरीज आप लोग जानते हैं, बेल्ट भी जानते हैं, स्टेपीज भी जानते हैं। कभी कभी पुछताज पूछा जाता है, तो ये न्यूजीलैंड में है। न्यूजीलैंड में इसको पुछताज बोलते हैं। घास के मैदान से सवाल पूछा जाता है। घास का मैदान दो प्रकार का, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान और शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सीज हैज द हाईएस्ट एवरेज सैलिनिटी? निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? आपको सबसे ज्यादा औसत लवणता बताना है। ब्लैक सी, पीला सागर है ना, येलो सी, मेडिटेरेनियन सी, डेड सी, काला सागर, पीला सागर, भूमध्य सागर, मृत सागर। तो लवणता, लवणता क्या होता है ये आप समझिए। तो सागरीय जल की विशेषता है, सागरीय जल की विशेषता, सागरीय जल की विशेषता है
एक प्रमुख विशेषता तापमान और लवणता है। इसके अलावा याद रखिएगा 1000 ग्राम सागरीय जल में घुलनशील पदार्थों की मात्रा, है ना, घुलनशील पदार्थों की मात्रा को लवणता कहते हैं, याद रखिएगा। इसके अलावे लवणता याद रखिएगा, इसको प्रति हजार में मापा जाता है। ये है आपका, इसको बोलते हैं प्रति हजार, ठीक है, इसको प्रति हजार। और समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को समलवणता रेखा कहते हैं, ठीक है। आइसोसलाइन लाइन बोला जाता है, आइसोसलाइन या आइसोहलाइन लाइन कहते हैं, ठीक है, समान लवणता वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा। इसका सही आंसर होगा मृत सागर, ठीक है, इसका सही आंसर है मृत सागर। इस ऑप्शन में सही आंसर क्या है? मृत सागर है। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि महासागर की औसत लवणता कितना है, महासागरीय जल की औसत लवणता, तो याद रखिएगा महासागरीय जल की औसत लवणता ये 35 प्रति हजार है, 35 प्रति हजार। अब प्रतिशत देख लीजिएगा और प्रति हजार देख लीजिएगा, कन्फ्यूजन वहीं पे होता है। सिर्फ 35 देख करके आप लोग टिक लगा देते हैं या कलर कर देते हैं, जो कि गलत होगा, ठीक है। उसका जो सिंबल है उसको, सिंबल को भी ध्यान में रखना है, सिंबल विशेष इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर डेड सी है। इसके अलावा आगे बढ़ें। वेयर इज द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट लोकेटेड, ठीक है, वेयर इज द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट लोकेटेड। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, मिस्र, उत्तर अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इजिप्ट, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, मिस्र, उत्तर अफ्रीका। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा मरुस्थल है, ठीक है। इसको प्यासी भूमि कहा जाता है, प्यासी भूमि ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ये द्वीपीय महादेश, द्वीपीय महादेश है, द्वीपीय महादेश है। कभी कभी एक चीज और याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया से जो सवाल पूछा जाता है, सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप विश्व में ग्रीनलैंड है, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, ठीक है। दूसरा आपका न्यू गिनी है, लेकिन कभी कभी ऑस्ट्रेलिया भी आंसर में दिया रहता है, ठीक है, कभी कभी ऑस्ट्रेलिया भी आंसर में दिया रहता है, तो वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, क्योंकि द्वीप का जो डेफिनेशन है, अ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द साइड्स, ठीक है, अ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द साइड इज नोन एज आईलैंड। वैसा भूमि का भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ होता है उसको द्वीप कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया भी एक द्वीप है ना, तो इसलिए कभी कभी ऑस्ट्रेलिया भी ऑप्शन में दिया जाता है, तो वो ध्यान रखिएगा। अब दोनों जब आएगा, जब दोनों आएगा तब पर भी ग्रीनलैंड ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये महाद्वीप के श्रेणी में आ रहा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की श्रेणी में आता है, लेकिन ग्रीनलैंड जो है महाद्वीप नहीं है, ग्रीनलैंड एक द्वीप है जो डेनमार्क के अधीन है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स द ईस्टर्न घाट्स मीट्स द वेस्टर्न घाट। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है, ठीक है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स द ईस्टर्न घाट्स मीट द वेस्टर्न घाट। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है? पालनी हिल्स, अन्नामुडई हिल्स, नीलगिरी हिल्स और सेब्रोई हिल्स। तो इसका सही आंसर होगा नीलगिरी हिल्स, ठीक है, इसका सही आंसर होगा नीलगिरी हिल्स। और नीलगिरी हिल्स जो है वो ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है। और नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको दोदा बेटा बोलते हैं, ऊंची चोटी दोदा बेटा, दोदा बेटा है, याद रखिएगा।
नीलगिरी पहाड़ी पर ही क्या है, तो ऊटी आप लोग जानते होंगे। ऊटी एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, पर्यटन स्थल ये नीलगिरी पहाड़ी पर है। इसके अलावा अन्नाईमुडी के बारे में भी जानते होंगे। अन्नाईमुडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है, ये याद रखिएगा। और ये अन्नामलई हिल्स पर है, अन्नामलई की पहाड़ी, अन्नामलई की पहाड़ी याद रखिएगा। इसके अलावे कार्डिमम को भी याद रखिएगा, कार्डिमम इलायची की पहाड़ी, और इलायची की पहाड़ी सबसे दक्षिणी पहाड़ी है, इलायची की पहाड़ी सबसे दक्षिणी पहाड़ी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावे एक चीज और याद रखिएगा, दोदा बेटा है ना, दोदा बेटा दक्षिण भारत का दूसरा, दक्षिण भारत का दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। तो पहली अन्नाईमुडी है अन्नामलई की पहाड़ी पर, दूसरी जो है वो दोदा बेटा है, याद रखिएगा। ऊटी के बारे में बता दिए। इसके अलावे पाल घाट दर्रा याद रखिएगा, पाल घाट दर्रा, दर्रा से भी सवाल पूछा जाता है। पाल घाट दर्रा नीलगिरी के दक्षिण में, नीलगिरी के दक्षिण में, दक्षिण में है, ठीक है। तो इतना 4-5 सवाल याद रखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, याद रखिएगा। सेशन लंबा हो सकता है लेकिन आपके काम का होगा। यदि हम 25 क्वेश्चन करते हैं तो उसमें 100 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको मिलता है, ठीक है। 100 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको मिलेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द कॉपर इंडस्ट्री एस्टैब्लिश्ड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द कॉपर इंडस्ट्री एस्टैब्लिश्ड, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है। चलिए आप लोग को तांबा उद्योग कहाँ स्थापित है ये बताना है। विकल्प है आपका तारापुर, टीटागढ़, रांची और खेतड़ी। चलिए बताइए सही आंसर क्या है। चलिए तो इसका सही आंसर है खेतड़ी, सही आंसर खेतड़ी। अभी हम लोग खेतड़ी के बारे में पढ़े थे, ठीक है। खेतड़ी के बारे में राजस्थान में पड़ता है खेतड़ी, और ये तांबा उद्योग के लिए फेमस है। इसके अलावा याद रखिएगा तांबा जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलता है, ठीक है। धारवाड़ क्रम, धारवाड़ क्रम की शिष्ट चट्टानों में, शिष्ट चट्टानों याद रखिएगा। और हमारा जो सिंहभूम का क्षेत्र है, घाटशिला जिसको बोलते हैं, घाटशिला में भी तांबा पाया जाता है क्योंकि यहाँ भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। तो लोहा और तांबा धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा शिष्ट चट्टान या फैलाइट, शिष्ट या फैलाइट याद रखिएगा, और इसकी नसों में पाया जाता है, नसों में पाया जाता है, पाया जाता है, ठीक है। वेन्स में पाया जाता है। ये धारवाड़ क्रम की शिष्ट चट्टानों एवं फाइलाइट चट्टानों की नसों में यह पाया जाता है, या सिराओं में बोला जाता है। नस को ही सिरा बोला जाता है, ठीक है। वेन्स, इंग्लिश में इसको वेन्स कहते हैं। दे आर फाउंड इन वेन्स ऑफ धारवाड़ियन रॉक्स,
ठीक है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में एवेंस में यह पाया जाता है। इसके अलावे आगे आप लोग देख लीजिए, देखिए तारापुर की बात करें, ठीक है, तो तारापुर जो है वो नाभिकीय ऊर्जा के लिए फेमस है, ठीक है। तारापुर की जहां तक बात करें तो नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, तारापुर में नाभिकीय ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा के लिए फेमस है। बाकी टीटागढ़ की बात करें तो कागज और जूट, कागज और जूट उद्योग, याद रखिएगा टीटागढ़। रांची तो आप लोग जान ही रहे हैं, रांची झारखंड के निवासी हैं, सभी जान रहे हैं, ठीक है। रांची, रांची के बारे में भी बता दें, यहाँ पे HEC है, HEC हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन। इसके अलावे जलप्रपातों का शहर कहा जाता है, जलप्रपातों का शहर, बहुत सारा जलप्रपात है, झारखंड की राजधानी। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, व्हाट इज द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। ऑप्शन है आपके पास रेलवे कनेक्टिंग मेट्रोज, महानगरों को जोड़ने वाला रेल मार्ग, मेजर एयर रूट्स, प्रमुख वायु मार्ग, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, और रूट ऑफ गोल्डन ट्रेड, स्वर्ण व्यापार का मार्ग। तो आपको बताना है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है, ठीक है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है, इसका सही आंसर सी होगा, ठीक है। सही आंसर सी है, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट। ये जो है भारत के 4 महानगरों को जोड़ता है, जो 4 प्रमुख महानगर हैं, दिल्ली है ना, मुंबई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ता है। याद रखिएगा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहलाता है। पूर्वी पश्चिमी गलियारा, उत्तर दक्षिणी गलियारा, ये आप लोग सभी जानते होंगे। तो इसका सही आंसर नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है। चलिए अगला सवाल 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित लौह अयस्कों में बैलाडिला में किसका खनन होता है। तो आपको बताना है कि बैलाडिला में किसका खनन होता है। ठीक है, बैलाडिला, बैलाडिला सबसे पहले ये बताइए कहाँ है बैलाडिला भाई, बैलाडिला है कहाँ। चलिए, तो बैलाडिला ये है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़, याद रखिएगा बैलाडिला छत्तीसगढ़ में है। और ये हेमेटाइट के लिए फेमस है, ठीक है, ये हेमेटाइट के लिए फेमस है। हेमेटाइट लौह अयस्क का अलग अलग प्रकार होता है, और है ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का मैग्नेटाइट होता है, हेमेटाइट होता है, सीडेराइट होता है, लिमोनाइट होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा लौह अंश की मात्रा मैग्नेटाइट में पाई जाती है, उसके बाद हेमेटाइट आता है, ठीक है। उसके बाद लिमोनाइट, उसके बाद सीडेराइट है, ठीक है। तो 1 नंबर मैग्नेटाइट आता है, मैग्नेटाइट, फिर आपका हेमेटाइट है, हेमेटाइट, फिर आपका लिमोनाइट है, लिमोनाइट, और उसके बाद सीडेराइट, सीडेराइट। चलिए ये याद रखिएगा। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद आप सभी को, जोहार सभी को। चलिए, और आप लोगों से गुजारिश है यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद आप सभी को, जोहार सभी को।